Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim and welcome to Angel Institutes. Dear children, this is the good opportunity for your life developments and your career because the Angel Institutes provided to you fully well developed digital classroom and the practicals lab. जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत और चैप्टर का नाम क्या रहेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हालांकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करके जाना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना कि भाई एक एक पॉइंट समझ में आया है, तुम भी पढ़ लो। तो आइए बात करते हैं यही चैप्टर है क्या और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ना, इस चीज की बात करेंगे। हालांकि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, आज के दिन पूरा का पूरा पीडीएफ लेकर के आया हूं, लंबी चौड़ी चीजें लेकर के आया हूं, आपको सारी बातें समझ में आएंगी क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखिए, पूरा एक एक पॉइंट वाइज मैं समझाऊंगा आपको, है ना। नई नई चीजें लेकर के आया हूं, आपको ये चीजें वास्तव में समझ में आएंगी कि आज इब्राहिम सर ने पढ़ाया क्या है। एनसीईआरटी की एक भी लाइन मैं छोड़ने वाला हूं नहीं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, है ना। चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखेंगे, यदि मैं क्लास 12th की बात करूं ना, अभी अभी आप नए नए क्लास 12th में आए हुए हैं, तो मैं 12th में आपको पढ़ाऊंगा क्या? सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, इस चीज की बात करेंगे। फ्लावर क्या है? एक्चुअली दिस इज द साइट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब पुष्पीय पादपों में जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, वो रिप्रोडक्शन के लिए एक एग्जैक्ट साइट होते हैं जहां पे रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। मैं दूसरी बातें आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले पुष्प में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। फिर मैं बताऊंगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ये मैं तीनों बात आपके सामने रखूंगा, फिर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन ये तीनों चीज हैं क्या। हालांकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन ही पढ़ना है, मैं इसी चीज की बात भी करूंगा। नेक्स्ट पढ़ूंगा आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली घटनाएं, मींस स्ट्रक्चरल एंड इवेंट्स ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है कौन कौन सी संरचनाएं बन रही हैं और कौन कौन से घटनाएं हो रहे हैं एक पौधे के अंदर, एक फ्लावर के अंदर, ये चीज पढ़ेंगे। और लास्ट बात मैं आपको सिखाऊंगा कि एपोमिक्सिस क्या होता है और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है ना। यदि मैं ये चीज सिखाऊंगा कि भाई फर्टिलाइजेशन हुआ तो सीड बना, लेकिन वे कौन ऐसे पौधे हैं जिनमें सीड नहीं होता है। यदि सीड भी बन रहा है तो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड कैसे बन रहे हैं प्लांट्स में। और लास्ट एक चीज मैं बताने वाला हूं, पॉली एम्ब्रियोनी, जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि वास्तव में एक सीड से मल्टीपल प्लांट्स कैसे डेवलप हो जाते हैं। साइट्रस फ्रूट्स इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। मैं पूरी की पूरी बातें आज की वीडियो में समझाने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं पहला ये टॉपिक, फ्लावर एज ए फैसिनेटिंग ऑर्गन इन द एंजियोस्पर्म प्लांट। यदि फ्लावर की बात करें ना, तो फ्लावर का ह्यूमन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। आपको एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, यदि पुष्प को देखेंगे ना, द ह्यूमन बीइंग हैव द इनेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर। भाई फ्लावर के साथ जो मानव है उसका बहुत ही पुराना सहसंबंध है, बहुत पहले से संबंध है। कैसे संबंध है? एज ए ऑर्नामेंटल, मतलब हम सजावटी तौर पे भी पुष्प का यूज करते हैं, एज ए सोशल वैल्यू, एज ए रिलीजियस वैल्यू और एज ए कल्चरल वैल्यू की तरह हम लोग किसी भी पुष्प का यूज करते हैं। हालांकि एक चीज ध्यान में रखेंगे, मैं मैक्सिमम चीजें एनसीईआरटी को कवर करने वाला हूं, तो आपके साथ एक पेन, एक कॉपी और कम से कम एक एनसीईआरटी का बुक तो जरूरी होना चाहिए, ताकि आपको ये मैं सारी चीजें पढ़ाऊं और आपके माइंड पे हूबहू वैसे ही कॉन्सेप्ट बैठे जैसे एनसीईआरटी आपको देना चाह रहा है, एनसीईआरटी आपको समझाना चाह रहा है। तो इसी तरीके की कोशिश हमारी रहती है कि जो एनसीईआरटी कह रहा है मैं वही बात आपको तक पहुंचा दूं, बस मेरा यही है। एज ए मीडिएटर वर्क करूंगा, ऐसे फैसिलिटेटर यूज करें आप हमको, ताकि मैं
सारी बातें आपको समझा सकूं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो फैसिनेटिंग ऑर्गन है फ्लावर, इसका ह्यूमन के साथ बहुत ही पहले से संबंध है, पुराना संबंध है। फ्लावर आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड द कल्चरल वैल्यू, है ना, ये सब इसका क्या होता है, संबंध होता है। नेक्स्ट यदि बात करें, एक चीज और भी समझिएगा, फ्लावर जो है ह्यूमन की फीलिंग भी बताता है। जैसे आप किसी को पुष्प दे रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं और किसी को फूल दे रहे हैं, तो मे भी इस तरीके का संबंध हो सकता है। यदि आप थोड़े से बड़े हो गए हैं और उस समय आप किसी को फूल दे रहे हैं, मे बी हैप्पीनेस हो सकता है ना, अफेक्शन हो सकता है, लव हो सकता है, ग्रीफ हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, ह्यूमन की फीलिंग को किसी दूसरे के साथ संबंध करने देने के लिए भी फ्लावर का हम लोग यूज करते हैं। देखेंगे लिखा क्या है, फ्लावर आर द सिंबल फॉर द कन्वेइंग इंपॉर्टेंस ह्यूमन फीलिंग सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ। मतलब क्या हुआ कि फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं है, वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लावर को ऑर्नामेंटल तौर पे यूज कर रहे हैं, फ्लावर को हम सोशल वैल्यू एज ए रिलीजियस एंड द कल्चरल वैल्यू के तौर पे यूज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी फीलिंग को भी किसी से व्यक्त करना है तब भी हम फ्लावर का यूज कर रहे हैं। कैसे, लव के थ्रू, अफेक्शन के थ्रू, हैप्पीनेस के थ्रू और ग्रीफ के थ्रू। आप अपने मन से कमेंट बॉक्स में जरूर 5 ऐसे फ्लावर का नाम बताइए जिसका सोशल वैल्यू है ना, एज ए ऑर्नामेंटल वैल्यू है, आप अपने घर पे सजावटी तौर पे लगाए हुए हैं विद बायोलॉजिकल नाम, जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि हम आपको सारी बातें बता सको। अच्छा, एक चीज और भी हम आपको बताएं, बायोलॉजिस्ट का मानना है, वे जो जो वास्तव में फूलों के बारे में पढ़ा करते हैं, फ्लावर्स के बारे में स्टडी किया करते हैं, यानी बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो मानते हैं फ्लावर आर द साइट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मींस क्या हुआ कि जो पुष्प है, जो फूल है, दिस इज द एक्चुअल साइट वेयर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। बात समझ रहे हैं आप, मतलब फ्लावर क्या है, वो स्थान है, वो साइट है किसी भी पौधे का जहां से रिप्रोडक्शन करता है कोई भी प्लांट सेक्सुअली। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं मैं बात कर रहा हूं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज देखिए, मैं यहां पे एक चीज बताने वाला हूं कि सबसे पहले यदि यदि जो है फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है तो इस फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये चीज देखेंगे। इस फ्लावर का स्ट्रक्चर भाई ऐसे होने वाला है ना। किसी भी फ्लावर की मैं बात कर रहा हूं, वो 5 पार्ट्स के मिलने से बना होता है, ये चीज आप अपने माइंड में रखे रहेंगे। फ्लावर कितने पार्ट्स के मिलने से बना रहता है, 5। सबसे नंबर 1 होता है जो हरे रंग का दिखाई देता है, इसे सेपल्स बोलते हैं। दूसरा जो कलरफुल पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसे पेटल बोलते हैं। और तीसरा ये वाला पोर्शन जो आपको ऐसे दिख रहा है, इसे एंड्रोसियम कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, या फिर इसे कहते हैं एंड्रोसियम, इसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। और तीसरा ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसे गाइनेसियम कहते हैं, या फिर सिंगल रहे तो पिस्टिल कहते हैं। यानी हम आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं भाई, किसी भी फ्लावर के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 4। सबसे बाहर वाला ये जो दिखाई दे रहा है ना, जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है, इसे सेपल कहते हैं। एक को हम ऐसे करके दिखाएं तो एक को सेपल कहते हैं, लेकिन एक यहां पे है 2, एक पीछे 3, यहां 4, एक यहां से तोड़ दिए 5, तो ये एक सेपल्स। लेकिन जब सेपल्स का समूह रहे तो इसे सेपल्स और बायोलॉजी में कैलिक्स कहा जाता है। तो कैलिक्स वास्तव में क्या है, द ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स, है ना बातें। अच्छा, एक चीज और यहां भी देखिएगा, ये एक सिंगल है ना, पेटल्स बोलते हैं, यहां 2, यहां 3 और एक इधर होगा 4 और एक यहां होगा 5। ये जो दिखाई दे रहा है ना, कलरफुल पोर्शन फ्लावर का दिखाई दे रहा है, इसे पेटल कहते हैं। और ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला, याद रखेंगे। यहां पे कैलिक्स की बात कर रहा हूं, यहां कोरोला की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट ये देखेंगे, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज एंड्रोसियम, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, एंड्रोसियम होता है। अच्छा, एक चीज देखिएगा, यदि एंड्रोसियम ग्रुप में रहे तो एंड्रोसियम, लेकिन अकेला रहे तो क्या कहेंगे, स्टेमन कहेंगे। एंड्रोसियम ग्रुप में रहे तो एंड्रोसियम, लेकिन अकेला रहे तो क्या कहेंगे, स्टेमन कहेंगे। तो यहां पे देखिए, ये जो 4th पार्ट है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं गाइनेसियम।
गायनीशियम बोलते हैं, है ना। और एक रहे तो इसे कहेंगे पिस्टिल या फिर कार्पल भी बोलते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे, एक रहे तो कार्पेल या पिस्टिल, लेकिन ग्रुप में रहे तो इसे क्या कहेंगे भाई गायनीशियम कहेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रो हुआ कि किसी भी एक फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर है दैट आर द मेन साइट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके भाग कितने होते हैं। आइए मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लीजिए। इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स द फ्लावर आर द मेन साइट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। नंबर 1 sepals, petals, androecium, and last one is the gynoecium. First heading is the sepals. The sepal only facilitate, देखिएगा बात, मैं यहाँ पे बात क्या कर रहा हूँ, सेपल्स जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा देने का काम करता है। पेटल्स जो है ना ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है ना। लेकिन जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक स्टेमन है और एक पिस्टिल है, मतलब गायनीशियम है। मीन्स क्या कह रहा हूं मैं, सेपल्स जो हो गया और पेटल्स हो गया ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखे रहेंगे, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ये स्टेमन है, और क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल है। इस चीज की ध्यान में रखे रहेंगे। आइए बिना कुछ देर किए डायरेक्टली शुरू करते हैं। पहला ये वाला हेडिंग, इसका नाम क्या है, स्टेमन। अच्छा एक चीज समझिएगा, स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं, है ना, याद रखे रहेंगे। स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं, इसी को एंड्रोसियम भी बोलते हैं, एंड्रोसियम भी बोलते हैं। तो इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप एंड्रोसियम पढ़ा रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल पढ़ा रहे हैं। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, स्पोरोफिल, जहां स्पोर बनता है छोटा वाला, उसी स्पोरोफिल को माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। फिल्मिस क्या होता है, पत्तियां, ये पत्तियों के मॉडिफिकेशन से ही बना हुआ है। गायनीशियम की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये चीज ध्यान में रख रहेंगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गायनीशियम भी बोलते हैं, गायनीशियम भी बोलते हैं, है ना, ध्यान में रखे रहेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉमनली नोन एज गायनीशियम। लेकिन जब ग्रुप में रहे तो गायनीशियम कहेंगे, सिंगल रहे तो इसे क्या कहेंगे, या तो पिस्टिल कहेंगे या तो इसे क्या कहेंगे, कार्पेल कहने वाले हैं। आइए खत्म करते हैं, डायरेक्टली शुरू करते हैं। पहला चीज से पहले का नाम क्या है, एंड्रोसियम। यदि एंड्रोसियम की मैं बात करूं ना भाई, एंड्रोसियम की मैं बात करूं तो ये 2 भागों के मिलने से बना होता है, ध्यान में रखे रहेंगे। एंड्रोसियम कितने भागों के मिलने से बना होता है, 2 भागों के मिलने से बना होता है। जो सबसे पहला होता है ना ये वाला पोर्शन, इसे बोलते हैं एंथर बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है ना इसे बोलेंगे फिलामेंट, इसे क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। अभी मैं इसके बारे में डिटेल समझा रहा हूं थोड़ा, आइए हम आगे देख लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे क्या चीजें हैं, मैं यहीं पे आपको समझा रहा था। फ्लावर आर द मेन साइट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी के बाद अब हम लोग को समझना है। देखेंगे हमने आपको समझाया क्या है यहां पे देखिए, पहली चीज हम बताए थे, फ्लावर आर द फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। अब हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, दूसरा हेडिंग आ चुका है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। In the pre-fertilization structure and events, several hormone and structural changes takes place. भाई इस समय क्या हो रहा है, पुष्प के साथ हार्मोनल चेंज हो रहा है शुरुआती स्टेज में, इनिशियल स्टेज में। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड। पौधे के अंदर क्या हुआ, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, while lead to the differentiation and further developments of the floral primordium। अब पुष्प का निर्माण होना चालू हो जाता है शुरुआती दौर में। इस चीज को ध्यान में रखे रहेंगे। जब पुष्प का निर्माण होना चालू हो रहा है यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, इनफ्लोरेसेंस आर द फॉर्म विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स।
एंड देन फ्लावर। जो इन्फ्लोरिसेंस जो होते हैं धीरे धीरे बनने चालू होते हैं, विच बियर फ्लोरल बर्ड्स, धीरे धीरे पुष्प के बर्ड बनना चालू होते हैं, फ्लावर के बर्ड बनना चालू होते हैं, जिसे कोढ़ी भी कहा जाता है। और वो डायरेक्टली देन इनटू द फ्लावर, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो एक मेच्योर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने यही बात आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। पहले बर्ड बनेगा इन्फ्लोरिसेंस के ऊपर, और फिर वो बर्ड किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है भाई, वो बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाने वाला है। ठीक है, बात आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक चीज देखेंगे, स्टेमन एंड द पिस्टिल मींस एंड्रोसियम एंड द गाइनीसियम आर द मेन सेक्सुअल ऑर्गन, while the sepals and the petals only facilitate in the process of reproduction. These are the protective covering, ये प्रोटेक्ट करते होते हैं एट द बड स्टेज ऑफ द फ्लावर। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। आइए पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को आपको समझ में आएगा। देखिए भाई यहाँ पे क्या चीजें हैं। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, फ्लावर में क्या होते हैं भाई, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाए जाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाए जाते हैं। आप बताओ ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं भाई, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ना एंड्रोसियम कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। फिर ये भी बता दो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, गाइनीशियम कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, एंड्रोसियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, गाइनीशियम होगा। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। एनसीईआरटी की लाइन है, ये अक्सर पूछे जा सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, गाइनीशियम, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है भाई, याद करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड्रोसियम। ठीक है बात, आगे एक चीज देखिएगा, द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ वॉल ऑफ स्टेमन। एंड्रोसियम जो है ना, एंड्रोसियम जो है वो स्टेमन के मिलने से बना होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, स्टेमन जो है एक यूनिट हुआ एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम की एक इकाई क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। वाइल द, और एक चीज और भी देखिएगा, जो स्टेमन है रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेकिन गाइनीशियम क्या है, गाइनीशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गाइनीशियम, भाई गाइनीशियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंड्रोसियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखेंगे, डायरेक्टली हम लोग आते हैं एक नए हेडिंग पे, जिसका नाम क्या है भाई, स्टेमन। अब मैं आपसे पूछूं ना, तो आप बिल्कुल बेझिझक बताएंगे कि जो स्टेमन है, देखेंगे यहाँ पे जो स्टेमन है ये एंड्रोसियम का यूनिट है। DROCIUM, एंड्रोसियम का यूनिट स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है कि बात नहीं। आप बोलो भाई, बैठे हो तो बोल बोल के पढ़ो। तो स्टेमन क्या है, एंड्रोसियम का यूनिट स्ट्रक्चर है। और एक स्टेमन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हमने पहले ही बताया, दो भाग, एक होता है जिसे बोलते हैं एंथर, क्या बोलते हैं भाई, एंथर बोलते हैं, और दूसरा जो होता है ना, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और एक लास्ट बात समझिए, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि आप इसे ऐसे कट करते हैं ना, इसको आप ऐसे कट करते हैं, तो इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देगा। 1 2 3 4, 4 क्या दिखाई देने वाले हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो गोल गोल ऐसे जो दिखाई दे रहा है ना, ये वास्तव में क्या है, ये है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन हम इसी सीक्वेंस में आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं समझाऊंगा स्टेमन के बारे में, फिर मैं आपको समझाऊंगा माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये पोलन ग्रेन क्या है। इस तरीके से जब आप समझेंगे ना, एक एक पॉइंट को तोड़ करके समझेंगे ना, सारी एनसीईआरटी आपको याद हो जाने वाली है। और उसके बाद फिर नीट का क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं समझ में आए फिर हमसे पूछना। हालांकि न्यूमेरिकल भी मैं समय समय पे दूंगा इससे संबंधित। आइए देखते हैं ये चीजें हैं क्या, है ना। देखेंगे मैंने क्या बताया स्टेमन के बारे में। स्टेमन में मैं एक चीज बता रहा हूं, स्टेमन 2 भागों के मिलने से बना रहेगा, एक एंथर और दूसरा क्या होगा, फिलामेंट। अच्छा, एंथर यहाँ पे देख रहे हैं, एंथर के अंदर एक ये आगे वाला लोब है ना, और एक पीछे वाला लोब है। यानी एंथर वास्तव में क्या है, ये बाई लोब्ड है कि बात नहीं, बाई लोब्ड है। और एक लोब में 2 थे थीका है, एक ये और एक ये, बाई लोब्ड है, और प्लस क्या है, डाइथिकस है ना।
तो ये चीज समझिए। एंथर क्या हुआ, एंथर स्टेमन दो भागों के मिलने से बना है, पहला एंथर और दूसरा फिलामेंट। एंथर जो है ये बाइलोब्ड प्लस डाइथिकस कंडीशन को शो कर रहा है, मतलब दो लोब है इसमें और एक लोब में दो ठे थिका। अब ये चीज आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, आप इसको इस तरीके से समझिए, समझ जाएंगे। मतलब ये हुआ आपका एंथर, ठीक है, तो एक ये लोब हुआ और एक ये लोब हुआ, है ना, तो दो लोब हो गया। और यदि इसी में आप जरा नोटिस करेंगे तो इसके अंदर एक ये लाइन दिख रहा है और उसके अंदर भी ऐसा लाइन होगा, यानी एक लोब में थीका की संख्या कितनी है भाई, एक लोब में दो ठे थीका है यहाँ पे, है कि बात नहीं। तो एक्चुअल में देखेंगे आप स्पोरेंशियम कितना होगा, एक में दो और इधर वाले में भी दो, तो दो दो कितना हो जाएगा, चार। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि टोटल स्पोरेंशियम की संख्या इसमें कितना हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगा, है ना। ये चीज अपने माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट बना करके बैठा लीजिए। तो स्टेमन के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ और भी बातें थोड़ा समझ लीजिए। फिलामेंट की बात करें ना, तो ये फिलामेंट स्टॉक है जो एंथर को बियर किए रहता है, थैलमस पे पकड़ा रहता है, यही बातें हैं। आइए आप यहां पे समझिए मैं क्या बता रहा हूं स्टेमन के बारे में। अभी मैं पढ़ाऊंगा माइक्रोस्पोरेंजियम, फिलहाल स्टेमन देखिए। सो द टू पार्ट्स बताइए भाई, स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं, दो। स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं भाई, दो होते हैं। पहला वाला जो होता है ना भाई, पेन कॉपी ले लो लिख लो, पहला वाला जो होता है ना उसे बोलते हैं एंथर बोलते हैं, पहले वाले को क्या बोलते हैं, एंथर। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं बताइए भाई, फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। पहला क्या है भाई, एंथर, और दूसरा क्या है, फिलामेंट। यहां पे देखेंगे एक स्टॉक स्ट्रक्चर होगा एंड दिस स्टॉक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। जो डंडी जैसी स्ट्रक्चर होगी ना भाई, उसे क्या कहेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। लेकिन जो ऊपर वाला बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को आप क्या कहने वाले हैं, एंथर कहने वाले हैं। यानी एक स्टेमन दो पार्ट्स के मिलने से बना हुआ है, एक स्टॉक वाला पोर्शन जिसे फिलामेंट कह रहे हैं और एक टर्मिनल पोर्शन बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, एंथर कह रहे हैं, है कि नहीं बातें। अच्छा एक चीज और भी देखिएगा, जो फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट जो है, फिलामेंट इज द अटैच टू द थैलमस, ये थैलमस से जुड़ा रहता है या फिर पेटल से भी जुड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो थैलमस से ही जुड़ा रहे, वो पेटल से भी जुड़ा हो सकता है। कौन, ये फिलामेंट स्ट्रक्चर्स। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा एक चीज और भी बताइएगा, जो एंथर है ये बाइलोब्ड और डाइथिकस है। इस पॉइंट को तो बिल्कुल ही रट जाइए, क्योंकि मैं इसी पॉइंट पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। देखेंगे यहाँ पे क्या चीजें हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब्ड हैविंग द टू थीका। भाई इस सेंटेंस को रट जाओ, याद कर जाओ। मैं जिस तरीके से आपको दे रहा हूं ना, शायद ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। इसीलिए मैं जो भी समझाऊं, जो भी मैं आपको पढ़ाऊं, वो सारी चीजें पढ़ जाइए। ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब, कितना लोब होगा भाई इसमें, बाइलोब, एंड ईच लोब हैविंग द टू थीका। प्रत्येक लोब में कितना थीका होगा भाई, दो थीका होगा। मींस डाइथिकस कंडीशन देखने को मिलते हैं, यानी चार थे उसके अंदर स्पोरेंशियम देखने को मिलेगा, है ना। यह एक लोब हो जाएगा और ये जो है ना एक लोब हो जाएगा। एंड ईच लोब आर द बाइथिकस या डाइथिकस, है ना। दो थे थीका होगा, स्पोरेंशियम 1 2 3 और 4, ये पूरा क्या बना लेगा आपका एंथर, और ये हो जाएगा फिलामेंट। अब आगे बढ़ा जाए। अब लास्ट बात आती है कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एनसीईआरटी ये चीज बहुत अच्छा दे दिया है कि व्हाट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। देखेंगे भाई यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे नोटिस करिए, मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे यदि एनालिसिस करेंगे तो इस साइड में ऐसे 3 जैसे बना है ना, और इस साइड में भी ऐसे 3 जैसे बना हुआ है। जरा देखिए इसको एक बार, कैसे बना हुआ है भाई, इस साइड में 3 जैसे बना है ना, और उस साइड में भी क्या बना है, 3 जैसे बना है। और बस ये चीजें ऐसे, है ना, ये चीजें क्या हो गई, ऐसे हो गई, ऐसी बनी हुई है। अब इसी का ट्रांसवर्स, इसी को आप ऐसे काटिए और काट करके माइक्रोस्कोप से देखिए क्या क्या दिखाई देने वाला है। देखेंगे
काट के माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या क्या दिखाई देगा। यहीं पे हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिएगा, यदि एंथर की ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें तो इसमें टोटल 4 लेयर होते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे एंथर का यदि ट्रांसवर्स सेक्शन बात करेंगे, ये है एंथर, यही तो था ना जिसको आप इस साइड से 3 लिख रहे थे ऐसे करके, है ना, और इस साइड से भी क्या कर रहे थे, 3 लिख रहे थे, यही तो था ना एंथर। और ये चारों पे ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए जरा इस चीज को, क्या चीजें हैं। एक एंथर के अंदर जो है ना 4 लेयर होते हैं। एक एंथर के कितने लेयर होते हैं? 4। एक सबसे आउटर लेयर, आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, याद करेंगे। उसके नीचे एक और होता है जिसे बोलते हैं एंडोथीसियम, इसे क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम बोलते हैं। नेक्स्ट एक और होता है, इसको बोलते हैं मिडिल लेयर, है ना। और लास्ट में एक और भी होता है अंदर के साइड में, उसे बोलते हैं टैप्टम लेयर बोलते हैं। टैप्टम लेयर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब एक चीज आप समझिए, एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो एंथर सैक है, मींस जो है ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंड्रोसियम जो है, स्टेमन जो है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं डाइपथीकस, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है देखेंगे। ये चीजें, इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, यहां पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। मींस ये स्टेमन है ना, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है देखेंगे भाई। डेवलपमेंट ऑफ एंथर, ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है। इसके यदि डेवलपमेंट्स की बात करें ना, तो डेवलपमेंट कई स्टेज में होते हैं। सबसे पहले जो है जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, जब फ्लावर अभी खिला नहीं है, जब फ्लावर जो है बिल्कुल कह लीजिए कोढ़ी है, तो उस समय जब एंथर को काट करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना भाई, गोलाकार दिखने वाला है। और गोलाकार के बाद से जैसे जैसे फ्लावर डेवलप करेगा, कोढ़ी से खिलेगा, अब फ्लावर बड़ा होगा ना, जब फ्लावर बड़ा होगा तो एंथर भी बड़ा होगा, एंथर भी बड़ा होगा। और जब एंथर बड़ा होगा तो चारों कोना की हाइपोडर्मल कोशिकाएं साइज में बड़ी हो जाती है, इन्हें आर्चे स्पोरियल सेल कहा जाता है। और ये आर्चे स्पोरियल सेल जो होता है ये डिवाइड करता है, 2 तरीके का सेल बनाता है। एक बनाता है स्पोरोजिनस सेल बनाता है, और एक बनाता है पेराइटल सेल बनाता है। समझ रहे हैं बातों को। ये जो स्पोरोजिनस सेल है और एक क्या बना रहा है भाई, पेराइटल सेल बना रहा है, ध्यान में रखेंगे। ये जो पेराइटल सेल है, ये पेराइटल सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करके 3 लेयर बनाती है। पेराइटल सेल जो है ना ये डिवाइड करेगी, और ये पेराइटल सेल डिवाइड करके कितना लेयर बनाती है? 3 लेयर बनाती है। और कौन कौन 3 लेयर बनाते हैं? सबसे पहले बनाती है एंडोथीसियम, दूसरा बनाती है मिडिल लेयर, और तीसरा बनाती है टैप्टम लेयर। तो ये जो तीनों वाल बन रहे हैं, ये तीनों वाल वास्तव में कौन बनाया है? तो पेराइटल सेल ने बनाया है। समझ रहे हैं कि नहीं बातों को। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 वॉल दिख रहा है आपको, ये जो तीनों वॉल बनाया है, इस वॉल का निर्माण वास्तव में कौन किया? पेराइटल सेल। और पेराइटल सेल कितने वॉल का निर्माण करता है? तो एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम लेयर का निर्माण करता है। अब बात है फिर तो स्पोरोजिनस टिश्यू का काम क्या है भाई? ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ना, ये डिवाइड करती है और ये बनाती है स्पोर मदर सेल, जो आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब वास्तव में क्या है? ये स्पोर मदर सेल है, इन्हें ही माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। मींस द स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर मदर सेल, while in the case of parietal cell, this parietal cell divide to form the 3 layer. First one is the endothecium, second one is middle layer, and last one is the टैप्टम लेयर। इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। आ रही बात समझ में? अच्छा एक चीज और भी देखिएगा, आप यहां पे समझिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये जो एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैप्टम लेयर है ना, वो वास्तव में यहां पे वही दिखाई दे रहे हैं। और ये जो स्पोर मदर सेल लिखा हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा हुआ है ना, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये वास्तव में इसका निर्माण कौन किया? ये किया है। और इसके अंदर है, यहाँ पे जो 3 लेयर दिखाई दे रहे हैं, ये 3 लेयर का निर्माण कौन किया भाई? ये 3 लेयर का निर्माण किया है पेराइटल सेल ने, है ना। तो इस तरीके से इसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। लास्ट में इसके अंदर पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। अभी मैं उसकी बात करूंगा, फिलहाल अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बातें क्या थी कि एक स्टेमेन हो गया, एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक उसे ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके देखते हैं तो उसमें टोटल कितने वॉल दिखाई देते हैं भाई? 4 दिखाई देते हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर
और क्या है टेप्टम लेयर, ये चीज ध्यान में रखेंगे। टोटल कितने लेयर होते हैं आप कमेंट करो भाई, टोटल कितने लेयर, 4 लेयर। सबसे पहला एपिडर्मिस जो आउटर कवरिंग होगा, दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा क्या होता है मिडिल लेयर, और चौथा क्या होता है टेप्टम लेयर, है ना। ये 4 लेयर होते हैं। एक मैं बात पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टेप्टम लेयर? टेप्टम लेयर आर द मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स एंड डेंस मास ऑफ द साइटोप्लाज्म। टेप्टम लेयर के पास ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो भाई इसका काम क्या होता है टेप्टम लेयर का? टेप्टम लेयर डीजनरेट होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन दे देता है, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चल करके डेवलप करती है, और डेवलप करके क्या बनाती है, स्पोर का निर्माण करती है या फिर पोलन ग्रेन का निर्माण करती है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कैसे टेप्टम लेयर डीजनरेट हो रहा है और वो पोलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन दे रहा है, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल किसका निर्माण कर रही है, स्पोर का निर्माण कर रही है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर्स में एक एक पॉइंट को समझते हैं ताकि आपको सारी बातें जितनी भी चीजें मैं समझाया हूं आपको ये चीज क्लियर हो जाए, समझेंगे ये बातें। यहां पे समझिए, स्टेमेन की बात कर रहा है। एंथर, एंथर इज द 4 साइडेड। भाई एंथर के पास 4 साइड होते हैं, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, 4 साइडेड होते हैं। टेट्राड कंडीशन देखने को मिलता है। एंथर इज अ 4 साइडेड यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। थोड़ा जूम कर दे, एंथर क्या है भाई, 4 साइडेड है। थोड़ा मैं फास्ट धीरे करता हूं, 4 साइडेड है यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। इसमें कितने स्पोरेंजिया दिखाई देते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द ईच कॉर्नर, है ना। एक लोब में आप ध्यान तो करें, एक लोब में कितने स्पोरेंजिया होंगे, 2 ठे होंगे। इस चीज को समझिए ना, नोट डाउन भी तो करिए। द एंथर इज 4 साइडेड, एंथर क्या है, 4 साइडेड होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ द 4 माइक्रोस्पोरेंजियम लोकेटेड एट द ईच कॉर्नर। आप यहां पे चीजें नोटिस किए हैं कि प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक क्या दिख रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है, यही तो नोट किया है ना। अच्छा एक चीज और भी देखिए, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम चेंज इनटू पोलन सैक। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, यही डेवलप करता है, और डेवलप करके किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। यही तो है पोलन सैक, आप नोटिस तो करिए, यही ना है पोलन सैक। तो पोलन सैक वास्तव में कौन बनाया है, वो माइक्रोस्पोरेंजियम ने ही बनाया है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू द पोलन सैक, जब मैच्योर होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने ये 2 पॉइंट लिख लिया होगा। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम चेंज इनटू पोलन सैक, वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, किस में बदल जाता है भाई, पोलन सैक में बदल जाता है। द एक्सटर्नल एंड लॉन्गिट्यूडनल, एक चीज देखिएगा, द एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली। अच्छा यहां पे देखिएगा कि आप यदि नोटिस करेंगे ना, नोटिस करेंगे, एक बात नोटिस करेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। जो एंथर है ये ऐसी था, एंथर, एंथर तो ऐसे ही था, ऐसे ही था, ठीक, ऐसे था। तो ये पूरा इसमें के अंदर क्या, इसे यदि आप काटेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन निकलेगा, पोलन ग्रेन निकलेगा, यानी स्पोर निकलने वाले हैं। है कि बात नहीं। तो जो यही बातें कर रहा है कि दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द ऑल द लेंथ ऑफ द एंथर, ये ऐसे एक लॉन्गिट्यूडनली लाइन पाए जाते हैं, एंड पैक्ड विद द पोलन ग्रेन, और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या भरे रहते हैं, पोलन ग्रेन भरे होते हैं, है ना। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, देखेंगे अब हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। हालांकि मैंने आपको समझा दिया है, बस वही चीजें थोड़ा मैं डिटेल में करने वाला हूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करने वाला हूं। देखेंगे A typical microsporangium appear near the circular in outline। आपको पता होना चाहिए माइक्रोस्पोरेंजियम वास्तव में कैसे दिखाई देता है भाई, 4 ठे सर्कुलर के रूप में दिखाई देता है, ऐसे ही तो दिखाई देता है। और आपको पता है इधर की तरफ 3 लिखे थे और इधर की तरफ क्या लिखे थे, 3 लिखे थे, ऐसे ही था। और यहाँ पे 3 वॉल था, याद करिए, चारों कोना पे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है
ए टिपिकली माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर नियर द सर्कुलर इन आउटलाइन, गोल गोल दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते भाई? गोल गोल, गोल गोल अंडा ऐसे दिखाई देता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर। मैं ये बात तो कब से मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई ये कितने वॉल लेयर के द्वारा सराउंडेड होगा? 4 वॉल लेयर, है ना। सबसे पहला क्या होगा बताइए भाई? लिख लो इसको, सबसे पहला एपिडर्मिस, लिख लो, कॉपी पेन निकाल लो, अभी भी टाइम है, निकाल लो। दूसरा क्या है? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम लेयर। जो तुम बिना कॉपी पेन के देख रहे हो ना, समझ जाना आज तो तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो आज तुम्हें याद है। लेकिन बिना कॉपी पेन का यदि मेरा वीडियो देख रहे हो भाई, कल भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे, ये मेरी बद्दुआ है। तो निकाल लो ना कॉपी पेन, क्या दिक्कत है? बताओ बताओ भाई, बताइए। 4 वॉल लेयर, 4 वॉल लेयर का नाम क्या? कमेंट में लिखो, अभी मेरे सामने लिखो। पहला एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम लेयर। एक रिमार्क बताओ, रिमार्क में बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैप्टम लेयर? द मेन फंक्शन ऑफ टैप्टम लेयर टू प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किसको? टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। ये क्या करेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। कौन? टैप्टम लेयर। वाइल मिडिल लेयर, एंडोथीसियम और ये एपिडर्मिस ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए लिखा हुआ है, 2 रिमार्क आप ध्यान में रखे रहेंगे। ये रिमार्क लिख जाओ भाई, यही रिमार्क आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। देखेंगे कौन कौन से रिमार्क। रिमार्क नंबर 1, द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन एंड हेल्प द डेसेंस ऑफ एंथर। देखेंगे ये बातें, क्या कह रहा है कि जो बाहर के 3 लेयर होते हैं, बाहर के जो 3 लेयर होते हैं, बताओगे कौन कौन? बाहर के कौन कौन? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। बाहर के जो 3 होते हैं ना, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सुरक्षात्मक आवरण होते हैं और मदद करते हैं फटने में, डेहिसेंस होने में। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है? फटना, फटने में मदद करते हैं। किसको? एंथर को। रिमार्क नंबर 1, ठीक है। रिमार्क नंबर 2 याद करो भाई, इन द इनर मोस्ट वॉल लेयर, इनर मोस्ट वॉल लेयर क्या था? टैप्टम था। बाहर के 3 को छोड़ो, अंदर वाला क्या था? टैप्टम था। इट इज द नरिश्ड द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है ना, उसको नरिश करेगा, न्यूट्रिशन देगा। सेल्स ऑफ द टैप्टम पोजेस द डेंस साइटोप्लाज्म। ये तो बात मैंने पहले ही बता दिया था कि जो टैप्टम लेयर है ना, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं एंड जनरली हैव द मोर देन 1 न्यूक्लियस। और उसके अंदर न्यूक्लियस की संख्या भी क्या होती है भाई? ज्यादा होती है टैप्टम के पास, है ना। तो ये क्या था आपके लिए? ये था आपका स्टेमेन और माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना। अच्छा एक बात बताओ, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन मदर सेल है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल है। और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाती है? पॉलन ग्रेन बनाती है। एक बात बताओगे मुझे? अगले टॉपिक पे हम लोग आ गए, है ना। अच्छा एक चीज और भी है, थोड़ा ये भी देखिएगा। व्हेन एंथर आर यंग, जब एंथर यंग होता है, कंपैक्टली अरेंज द होमोजेनियस, है ना, होमोजेनियस मैटर में अरेंज होता है। द सेल इज कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। अच्छा स्पोरोजेनस टिश्यू, और ये स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप करके स्पोर मदर सेल्स का निर्माण करता है। खैर ये बातें हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो स्पोरोजेनस टिश्यू वास्तव में क्या है? ये बनाएगी स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल आगे चल करके माइक्रोस्पोर का निर्माण करेगी, पॉलन ग्रेन का निर्माण करेगी। आइए डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे। देखेंगे टॉपिक क्या है भाई? अगला टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेरे साथ लिखो, जो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना भाई, वो साफ साफ लिखो। टॉपिक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? ये देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? ये माइक्रोस्पोर है, ये देखिए 4 ठे माइक्रोस्पोर मैं बना रहा हूं। ये क्या है? माइक्रोस्पोर। इसका नाम लिखो MICRO, माइक्रोस्पोर। अच्छा इस माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं,
पॉलिन ग्रेन। माइक्रोस्पोर को ही क्या बोलते हैं? पॉलिन ग्रेन बोलते हैं। ये पॉलिन ग्रेन का निर्माण कैसे हुआ भाई? ये पॉलिन मदर सेल से हुआ। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल वास्तव में क्या करती है? ये डिवाइड करती है, मियोसिस डिवीजन, MEOSIS, मियोसिस सेल डिवीजन करता है, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट करती है तो इसमें याद करेंगे, जब ये मियोसिस फर्स्ट करती है तो इसमें 1 से 2 सेल बनता है। 1 से कितना सेल बनता है? 2 सेल बनता है। ठीक है बात? जब मियोसिस फर्स्ट करती है, और जब ये मियोसिस सेकंड करती है, कोई क्या चीज? मियोसिस सेकंड करती है तो 2 से 4 सेल बनते हैं। 2 से कितने सेल बनते हैं? 4 सेल। और एक चीज तो आपको पता है ना, जो मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल और मियोसिस सेकंड से कितने सेल बने? 4 सेल बने। अच्छा, एक यहां क्रोमोसोम नंबर देखिएगा, यदि यहां पे क्रोमोसोम नंबर 46 है ना, तो यहां पे क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगी। और 23 को यहां पे क्रोमोसोम नंबर कितनी हो जाएगा भाई? 23 हो जाने वाली है, 23 होने वाली। और 23 को क्या कहते हैं? यन बोलते हैं। 23 को यन, यदि ये यन है तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये 2n हो जाएगा। यानी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड है, और माइक्रोस्पोर क्या है? ये हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? हाफ होने आया। यन है उसमें क्रोमोसोम, और इसमें क्या है भाई? 2n है। एक चीज समझिए, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल is known as microsporogenesis। याद करेंगे भाई, मेरे साथ 2 बार अट जाओ। The formation of microspore from the microspore mother cell is known as microsporogenesis। ये चीज ध्यान में रखे रहें। तो बातें आई होप आपको समझ में आ रही हैं, चीजें हैं इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा टफ है नहीं। देखेंगे टॉपिक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने आपको पहले ही समझाया था। What is microsporogenesis? The formation of microspore from the microspore mother cell is known as microsporogenesis। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये माइक्रोसाइट्स लिखा हुआ है। माइक्रोसाइट्स वास्तव में क्या है? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड होने के बाद से क्या हो रहा है? ये मियोसिस फर्स्ट किया, मियोसिस सेकंड किया, मियोसिस फर्स्ट में 1 से 2, 2 से बना 4, और ये जो 4 बने टेट्राड ना, यही टेट्राड क्या कहलाते हैं? माइक्रोस्पोर कहलाते हैं। एक बात बताइए, माइक्रोस्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉयड। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। है ना बात है? आगे बढ़े, कोई तो डाउट है नहीं आपको? तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आइए हम आपको एक एक पॉइंट अब समझा रहे हैं, है ना? काफी इंटरेस्टिंग है, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कंटिन्यूअस देखिए, है ना? एक एक पॉइंट को एनालिसिस करिए, आपको सारी बातें समझ में आई। पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, है ना? देखिए क्या है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? एज द एंथर डेवलप, जब एंथर डेवलप कर जाता है, द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो कन्वर्ट होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और वो जो मदर सेल है वो मियोसिस सेल डिवीजन करती है, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? माइक्रोस्पोर टेट्राड में कन्वर्ट हो जाता है। एज ईच सेल स्पोरोजिनस टिश्यू कैपेबल टू गिव राइज टू द माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी प्रत्येक सेल जो होती है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की क्षमता रखती है। देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आगे ही तीसरा पॉइंट में, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलिन मदर सेल PMC थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? ये देखें, ये टेट्राड स्ट्रक्चर है, 4 स्पोर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। डिफिनेशन बोल लो और रट जाओ मेरे साथ ही, क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलिन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है बातें? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर from the pollen mother cell through the meiosis is called as microsporogenesis। अच्छा, एक चीज और भी देखेंगे आप, यहां पे देखिए, यहां देखिए,
भाई यही तो था ना स्पोरोजिनस टिश्यू, ये तो था ना पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। यही स्पोरोजिनस सेल क्या बनाया, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाया, पॉलन मदर सेल। और ये पॉलन मदर सेल क्या बनाया, इसके अंदर स्पोर बना रहा है ना। इसके 3 लेयर थे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये आगे डेवलप करके क्या बनाएगा, पॉलन सेल का निर्माण करेगा, पॉलन ग्रेन का निर्माण करेगा। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है। एक बार पता है आपके बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ था, ये ही एग्जाम को एबीसीडी करके दे दिया था, है ना। और इस एबीसीडी को आपको सॉल्व करना था, तो आप कर लेंगे एज ए मैच्योर पर्सन हो भाई तुम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, चार्ट है माइक्रोस्पोर का निर्माण किया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। यही बातें मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। माइक्रोस्पोर से, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अब यदि पॉलन ग्रेन आप देखेंगे ना भाई, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक यूनिक पैटर्न शो करता है। इसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। किसका आर्किटेक्चर भाई, किसका ढांचा, आर्किटेक्चर का मतलब होता है रूपरेखा, ढांचा होता है। जैसे मेरा शरीर जो है ना, मेरे शरीर वास्तव में हड्डियों का बना हुआ और हड्डियों के ऊपर मांस को छाप दिया, तो हड्डियां क्या हो रही है, वो मेन आर्किटेक्चर हुआ, है ना। ढांचे की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ही पॉलन ग्रेन को आप नोटिस करेंगे, इसके 2 लेयर होते हैं। जो बाहर बाहर दिख रहा है ना, इसको एक्साइन बोलते हैं। इसके अंदर एक और लेयर है, उसे इंटाइन बोलते हैं। ऐसे कुछ दिखाई देता है एक पॉलन ग्रेन, है ना। ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो बाहर दिख रहा है, इसे एक्साइन बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक्साइन होता है। नोटिस करेंगे जरा इस चीज को, देखिए इसके बाहर ये जो लेयर दिख रहा है ना, ये क्या है भाई, ये एक्साइन है। ये क्या है, एक्साइन है। इसके अंदर एक और लेयर होगा, इसके अंदर, उसे क्या बोलेंगे, इंटाइन बोलेंगे, इंटाइन बोलेंगे। एक चीज याद रखेंगे, जो एक्साइन है यह एक स्पेशल केमिकल का बना है, और उस केमिकल को बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, है ना। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एक स्पेशल केमिकल का बना है, इसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। और इंटाइन जो है ना, यह एक स्पेशल केमिकल का बना है, और उस स्पेशल केमिकल को क्या कहते हैं भाई, याद कर लेना, पैक्टोसेलुलोज बोलते हैं। पैक्टोसेलुलोज। पता है क्यों, क्योंकि ये पैक्टीन का बना रहता है, पैक्टीन, और प्लस किसका बना रहता है, सेलुलोज का बना रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पैक्टोसेलुलोज बोलते हैं। आगे देखिए, ये था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ये बन गया आपका पॉलन ग्रेन। ये देखिए, जो आउटर कवरिंग है ना, ये क्या होगा, एक्साइन, और अंदर वाली कवरिंग जो है ना, ये इंटाइन है। आप यहां देखिए, समझ पा रहे हैं। आउटर कवरिंग क्या है, एक्साइन, इनर वाली कवरिंग क्या है, इंटाइन। बीच में 2 सेल होते हैं, एक होता है जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल। और जहां पे एक्साइन नहीं होता है ना, वहां पे पोर होता है, छिद्र होता है, और उस छिद्र को जर्म पोर कहते हैं, है ना। जहां पे एक्साइन नहीं होता वहां पे एक छिद्र होता है, उसे क्या बोलेंगे, जर्म पोर कहते हैं। यहां भी आप नोटिस करिए वही चीजें हैं। बाहर आउटर कवरिंग क्या हुआ, एक्साइन, है ना। अंदर वाली कवरिंग क्या हुआ, इंटाइन। बोलो, कमेंट में लिखो, इंटाइन किस चीज का बना रहता है भाई, मैं देखूंगा लास्ट में वीडियो। यदि आप देख रहे हो तो लिखो भाई इस चीजों को। अंदर वाली क्या होगी, स्पोरोपोलेनिन, सॉरी बाहर वाला क्या होगा, एक्साइन, अंदर वाला क्या होगा, इंटाइन। इंटाइन किसका बना रहता है, स्पोरोपोलेनिन का बना रहता है। यहां पे देखो, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा इससे। क्या है भाई, यहाँ पे देखेंगे कुछ मैं इंटरेस्टिंग तो बताऊंगा। ये है आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग क्या होगा, बोलो, एक्साइन। और किस चीज का बना रहेगा बताइए, स्पोरोपोलेनिन का, है ना। इंटाइन किसका बना रहेगा, सेलुलोज और पैक्टीन का, इसलिए पैक्टोसेलुलोज बोलते हैं। 2 न्यूक्लियस होगा, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल होगा, और बीच में यहाँ पे क्या होगा, ये होगा जर्म पोर, जहां पे आपको एक्साइन नहीं दिखेगा, इसे क्या बोलेंगे, जर्म पोर बोलेंगे। समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। फिलहाल जरा मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। कोई दिक्कत है भाई, कोई प्रॉब्लम है, बस वीडियो देख लो तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एज द एंथर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर होने लगता है, डिहाइड्रेट, सूख जाता है, सूखने लगता है, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएटेड फ्रॉम द ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन, है ना।
ये माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, ये टेट्रॉइड कंडीशन में थे। जब वो मेच्योर होता है, जब वो सूखता है, तो सब ये अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर के क्या बनाते हैं, ये अलग अलग होकर के पॉलन ग्रेन बनाते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजियम, several thousands of microspore or pollen grain are formed that are released within the dehiscence of the anther। याद रखेंगे। अच्छा, एक न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन है ना, अक्सर मैं ये बातें बताता हूं। यदि एक एंथर सैक में 20 थे माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, ध्यान रखे रहेंगे, एक स्पोरेंशियम में एक स्पोरेंशियम में 20 थे, एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो बताइए इससे एक एंथर में, इस एंथर में कितने स्पोर बनेंगे? शॉर्टकट में मैं बता दूं, 20 है ना, 20 है तो एक से कितना बनता है, 4। तो 20 से कितना होगा, 20 चौके 80 है ना, 20 चौके 80। भाई 80 जो है 80 स्पोर एक में बनेगा। तो इसमें भी 80, इसमें भी 80, तो 8 का 8 एंड 16, 8 3 के 24, 8 चौको 32। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, पता नहीं कितने हो जाएंगे, कमेंट में लिख करके बताइए, क्योंकि मैं इसका आंसर देखूंगा। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कंप्लीट हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बता दिए, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद से मैंने ये भी बता दिया आपको, और डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे, ये भी बात हमने बता दिया था। लास्ट पॉइंट यहाँ पे आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन हमने आपको अभी समझाया। बताओ भाई, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चरली द पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ 2 वॉल। कितने वॉल होंगे बताओ, 2 वॉल होंगे, एक होगा एक्साइन और एक क्या होगा, एंटाइन। द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। टच द ओपन एंथर, यदि खुले हुए एंथर को आप छुएंगे, ऑफ द हिबिस्कस, गुड़हल के फूल को, एनी अदर फ्लावर, किसी दूसरे भी फूल को जब आप छुएंगे, फाइंड आउट द डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। जब आप सरसों के खेत में जाएंगे ना, तो पीले रंग का आपके फेस पे कुछ कुछ लग जाएगा। वो जो पीले रंग का लगेगा ना भाई, वही क्या है, वो पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन को स्लाइड पे लीजिए और उसमें ड्रॉप ऑफ वाटर डालिए। pollen grain on the drop of water taken on the glass slides under the observed under the microscope। और उसके pollen grain को पानी के ऊपर, स्लाइड के ऊपर पानी डाल करके उसको माइक्रोस्कोप से देखिए। यू विल रियरली अमेजिंग द वेराइटी ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ pollen grain। pollen grain का आर्किटेक्चर देख करके आप दंग रह जाएंगे। कैसे, उसका साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा, शेप डिफरेंट होगा, कलर अलग अलग तरीके के होंगे, है ना, डिजाइन भी अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके की आर्किटेक्चर देखने को मिलती है। यहाँ पे हमने यही तो बात बताया था। यदि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 2 बॉल होगा, एक आउटर होगा, आउटर वाले को एक्साइन बोलते हैं और इनर वाले को क्या बोलते हैं भाई, एंटाइन बोलते हैं। ठीक है, आउटर वाला एक्साइन, अंदर वाला एंटाइन। एक्साइन किस पदार्थ का बना रहेगा, स्पोरोपोलेनिन का, और एंटाइन किसका बना रहेगा, पैक्टिन और सेलुलोज का बना रहेगा। अच्छा, एक मैं बात बताऊं, एक्साइन स्पोरोपोलेनिन के कारण बना रहता है, इसीलिए इसे आप कई सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसीलिए पॉलन ग्रेन को टैबलेट के फॉर्म में पैक करके रखा जाता है। पॉलन ग्रेन के सिरप भी बनाए जाते हैं। ये सब क्यों होते हैं, क्योंकि हाईली न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है पॉलन ग्रेन। देखेंगे यहां पे, देखिए यहां पे बात क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताइए। 2 लेयर होगा, एक्साइन होगा और क्या होगा, एंटाइन होगा। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन का, बाकी 2 थे यहाँ पे न्यूक्लियस होंगे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। मैंने आपको ये चीज दिखा दिया और आप अपने कॉपी में बना लो इस डायग्राम को। पेन कॉपी लेकर के बैठो, कितना मैं बोलूं आपको, है ना, पेन कॉपी लेकर के बैठो पढ़ने के लिए। देखेंगे पॉलन ग्रेन
पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, जनरली कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, है ना। मेजरिंग अबाउट द 20 to 15, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर का होता है। इट हैज द टू प्रोमिनेंट लेयर, कितने लेयर होते हैं, दो प्रोमिनेंट लेयर होते हैं। पहला क्या होता है, एक्साइन, दूसरा क्या होता है, इंटाइन, है ना। एक्साइन क्या है, द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एज एक्साइन is made up of the sporopollenin which is one of the most resistant organic material। जो स्पोरोपोलेनिन है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट कैन स्टैंड विद द हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे रह सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को सह सकता है, एल्कली को सोख कर सकता है। नो एंजाइमेटिक दैट डिग्रेड द स्पोरोपोलेनिन, मतलब कोई भी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे, है ना। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज द प्रोमिनेंट एपर्चर, पोलन ग्रेन पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। एंड दिस पोर इज कॉल्ड एज जर्म पोर, उस पोर को क्या बोलते हैं भाई, जर्म पोर बोलते हैं। और जर्म पोर जहां पे होता है ना, वहां पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है, याद रखेंगे। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, अब्सेंट होता है। लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पोलन ग्रेन आर जनरली वेल प्रिजर्व एज द फॉसिल, फॉसिल के तौर पे प्रिजर्व करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। पोलन ग्रेन को फॉसिल के तौर पे ऐसे के लिए डब्बा में भर करके कई वर्षों के तौर पे रखा जा सकता है, क्यों, स्पोरोपोलेनिन के कारण। तो ये क्या था, एक्साइन था। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंटाइन पढ़ेंगे, देखेंगे। पोलन ग्रेन एवरेज इसका ये तो बता दिए इतना होता है। इंटाइन की बात देखिए, इंटाइन ये तो मैंने बता दिया था। इंटाइन देखिए, द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज इंटाइन। इट इज थिन कॉन्टिन्यूअस लेयर एंड मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो ये बात याद रखे रहेंगे, सेलुलोज और पैक्टिन का बना रहता है, इसीलिए इसे हम लोग पैक्टो सेलुलोज भी बोलते हैं, पैक्टो सेलुलोज बोलते हैं, है ना, ठीक है। पैक्टो सेलुलोज बोलते हैं क्योंकि सेलुलोज और पैक्टिन का बना रहता है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, पोलन ग्रेन तक भाई हम लोग पढ़ लिए, है ना। लास्ट बात देखिए, रिमार्क नंबर 1। ये रिमार्क जो मैं देता हूं ना भाई, वो चीज जरूर नोट करिए। रिमार्क नंबर 1, रिमार्क नंबर 1 क्या है, द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन आर द सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। When the pollen grain is mature, it contains two nucleus. First is vegetative and second is generative। by रिमार्क में लिख लेना, ठीक। आगे बढ़े, अब आप एक अगला हेडिंग दीजिए। हमने क्या पढ़ा दिया, स्टेमन पढ़ा दिया, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा दिया, पोलन ग्रेन पढ़ा दिया। तो अब बाबू अगला हेडिंग डाल दो। कौन सा हेडिंग डालोगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। चुटकी में बता देते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट होता क्या है। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यहां देखेंगे, आप खुद से बताओ। पोलन ग्रेन जो था ना, पोलन ग्रेन जो था वो कितने लेयर का बना हुआ था, दो। एक आउटर लेयर जिसको एक्साइन कह रहे हैं और एक इनर लेयर जिसको इंटाइन बोल रहे हैं, यही तो था ना। एक आउटर लेयर था जिसे एक्साइन कह रहे हैं और इनर लेयर क्या था, इंटाइन था। एक बात बताओ, जब मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होने रहता है ना, जब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होना रहता है, तो जो शुरुआती स्टेज है शुरुआती स्टेज पोलन ग्रेन के सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए किनारे की तरफ चला जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहां से हटे तो यहां पे हवा आ गया, वैसे ही जब बीच से ये हटेगा ना, वहां वैक्यूल हो जाएगा, मींस हवा आ जाएगा, है ना। जैसे ही किनारे की तरफ जाएगा डिवाइड करेगा और डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, एक बनाएगा वेजिटेटिव सेल और एक बनाएगा जनरेटिव सेल। एक बनाएगा वेजिटेटिव सेल और एक क्या बनाएगा, जनरेटिव सेल। अब ये पोलन ग्रेन इन्वायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, क्या, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइन तो नहीं फूलेगा, लेकिन एंटाइन जर्म पोर के रास्ते से फूल के बाहर निकलेगा। और जब फूल के बाहर निकलेगा ना भाई, जब फूल के बाहर निकलेगा ना, तो उसे पोलन ट्यूब कहेंगे। और इस पोलन ट्यूब में दो, एक जनरेटिव सेल और एक क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल। फिर से जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और दो ठे मेल गैमेट्स का निर्माण करेगा। और ये जो मेल गैमेट्स होंगे ना,
ये जो मेल गैमेट्स होंगे ये वास्तव में क्या करेंगे, आगे चल करके रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे। और जो आगे वाला जो सेल था जिसे हम वेजिटेटिव सेल कह रहे थे, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा ट्यूब न्यूक्लियस में। इन्हीं दो मेल गैमेट्स के डेवलपमेंट की प्रोसेस को डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। समझ में आया? तो ये डायग्राम बना लीजिएगा, है ना, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया, है ना। आगे अब पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ी सी और बातें करेंगे। ये देखिए, ये भी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ही है। यहाँ क्या हो रहा है, एक एक्साइन है, इंटाइन है। एक्साइन हार्ड है, इंटाइन सॉफ्ट है। पहले किनारे की तरफ न्यूक्लियस गया और ये न्यूक्लियस डिवाइड किया, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बनाया। और ये जो जनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, या फिर पॉलन ग्रेन जब फूला, इंटाइन फूल के बाहर निकला, तो ये दोनों जनरेटिव वेजिटेटिव पॉलन ट्यूब में चले गए और पॉलन ट्यूब में दो ठे मेल गैमेट्स बन गया और एक क्या बना, ट्यूब न्यूक्लियस बना। वही बातें हैं, बस वही चीजें, ठीक है। तो अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, एंथर के बारे में। थोड़ा सा और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये तो पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, है ना। देखिए भाई, पढ़िए इसको, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। द वेजिटेटिव सेल बिगर एंड एबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल, है ना। उसका न्यूक्लियस भी इरेगुलर शेप का होता है, देखेंगे। द वेजिटेटिव सेल बिगर, वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बड़ा होता है। एंड एबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल, फूड भी उसके पास बहुत ज्यादा होते हैं। लार्ज होता है, इरेगुलर शेप इसके न्यूक्लियस होते हैं। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या छोटा होता है, वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बड़ा होता है ना। आगे देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में भी। तीसरा पॉइंट है, इन ओवर द 60% ऑफ एंजियोस्पर्म द pollen grain are the shaded at the two cell stage। अक्सर अक्सर क्या होता है, दो ही सेल स्टेज होते हैं, बट हमने आपको दिखाया ना, दो मेल गैमेट्स एडिशनल बना कि नहीं बना। यानी टोटल मेल गैमेटोफाइट में कितने न्यूक्लियस होते हैं, तीन होते हैं। दो ठे मेल गैमेट्स और एक क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है ना। देखिएगा, इन रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड गिव राइज टू द टू मेल गैमेट्स बिफोर द पॉलन ग्रेन सीड्स। मतलब पॉलन ग्रेन के निकलने से पहले कितने सेल स्टेज हो जाता है भाई, 3 सेल स्टेज हो जाता है ना। नेक्स्ट और भी देखेंगे, रिमार्क देख लीजिए। रिमार्क, द पॉलन ग्रेन मेनी स्पीसीज कॉज द सेवरल एलर्जी। पॉलन ग्रेन जो है ना, पॉलन ग्रेन वो एलर्जी भी क्रिएट करता है आपको, है ना। बहुत ज्यादा धूल धुआं के तौर पे जैसे आप वैष्णो देवी के स्थान पे जाएंगे तो वहां पे देखेंगे पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा साइकस पाइनस के उड़ते रहते, पीला पीला वातावरण दिखाई देता है। भारत में एक गाजर घास है जिसे पार्थिनियम भी कहा जाता है, उसके भी पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा वातावरण में उड़ते हैं। जब वो पॉलन ग्रेन आपके नाक में जाएगा ना भाई, अस्थमा क्रिएट करेगा, दमा हो जाएगा, आपको लंग्स डिजीज हो जाएगा, है ना। तो ये बीमारी क्रिएट करता है, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन में मेनी स्पीसीज कॉज द सेवरल एलर्जी। कौन कौन सा, ब्रैंकियल एफ्लेक्शन, है ना। इन द सम स्पीसीज ऑफन लीड टू द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक द अस्थमा एंड द ब्रोंकाइटिस। एग्जांपल क्या है, पार्थिनियम या फिर गाजर घास। रिमार्क नंबर 2 देखिएगा, है ना। रिमार्क नंबर 2, पहला रिमार्क नंबर पहला वो था कि भाई बीमारी क्रिएट करेगा। रिमार्क नंबर 2 क्या है, जो पॉलन ग्रेन है ना उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है ना। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इट हैज बिकम अ फैशन फॉर रिसेंट ईयर्स टू यूज पॉलन टैबलेट एज अ फूड सप्लीमेंट। मतलब पॉलन ग्रेन को भाई टैबलेट के फॉर्म में रख करके दिया जा रहा है एज ए फूड सप्लीमेंट, कि भाई लोग खाएं। इतना ही नहीं, इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट in the form of the tablet and the syrup are the available in the market। मतलब pollen grain के सिरप और टैबलेट भी मार्केट में मिलते हैं। तो ये सारी बातें किसकी मैंने बता दिया, ये सारी बातें बताया हमने इसके बारे में, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और pollen grain के बारे में बताया। रिमार्क नंबर अभी 2 भी बचा हुआ, देखिए। इन द सम सीरियल्स सच एज द राइस, व्हीट, pollen grain loss availability within 30 minutes of the other release
मतलब देखिएगा, जब अब देयर रिलीज मतलब क्या है, रिलीज होने के 30 मिनट तक अपनी वैलिबिलिटी लॉस कर देते हैं, मतलब 30 मिनट बाद जो है मर जाते हैं। एंड इन द सम मेंबर ऑफ रोजेसी मतलब गुलाब के पौधे में, लेग्यूमिनेसी मतलब अरहर के पौधे में, सोलेनेसी आलू के पौधे में, दे मेंटेन वैलिबिलिटी फॉर अ मंथ, 1 महीना तक भी वो रिलीज होने के बाद से खराब नहीं होते हैं। और भी कुछ पॉइंट हैं, इस पॉइंट को नोट डाउन करिए भाई। और भी कुछ पॉइंट है, देखिए क्या क्या है, इस पॉइंट को देखिए भाई। यू मे हैव हर्ड स्टार्टिंग द स्टेमन। अच्छा एक चीज देखिएगा, आप जानते होंगे कि जो स्टेमन है, जो ह्यूमन है, मेल है, स्पर्म है, प्लांट में स्पोर है, स्पोर को स्टोर करके भी रखा जा सकता है। पता है किसमें? नाइट्रोजन में, है ना। नाइट्रोजन में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और नाइट्रोजन में कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं? -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या कर सकते हैं? स्टोर। ये डिग्री है भाई, ये गलती हो गया यहाँ पे, ये 0 ऊपर रहेगा। -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर कर देखिएगा। इट इज पॉसिबल टू स्टोर द पोलन ग्रेन of the large number of species for many years in a liquid nitrogen -196 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस है, कंफ्यूज मत होइएगा। Such storage pollen grain can be used as a pollen bank. Similarly, seed bank in the crop breeding program, एक नया प्रोग्राम के तौर पे इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक है बात। तो आज इतना ही, और कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सेक्स। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। और मेरा जो 3rd लेक्चर आएगा वो पॉलिनेशन, 4th और 5th लेक्चर के बाद से ये चैप्टर ही मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। तो 1st लेक्चर में हमने पूरा कहां तक पढ़ा दिया भाई? पॉलन ग्रेन तक पढ़ा दिया, स्टेमन पढ़ाया, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ाया, पॉलन ग्रेन पढ़ाया, है ना। ये हमारा क्या हुआ? 1st लेक्चर हुआ। 2nd लेक्चर में मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा ये द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सेक। ये मेरा 2nd लेक्चर हो जाएगा। और जब 3rd लेक्चर आएगा तो 3rd लेक्चर में पॉलिनेशन पढ़ा दूंगा। 4th लेक्चर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। और 5th जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस पढ़ा करके ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करूंगा ना, मैं आपको कम से कम 20 नीट PYQ सॉल्व कराऊंगा, MCQ सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप जब इस चैप्टर को पढ़ करके नीट की एग्जाम में जाए ना भाई, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर सही करके आए। मेरा टारगेट यही है कि हमारे बच्चों का कम से कम 20 बच्चों का सिलेक्शन तो डायरेक्टली हो नीट में। तो थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए चीज की शुरुआत पिस्टिल एंड मेगास्पोरेंजियम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।